ये कहानी है रेलवे स्टेशन पर रहने वाली एक पगली की, जिसकी आप बीती सुनने से पहले हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई लोकल ट्रेन में मैं लगभग पिछले हफ्ते से अक्सर उस पगली औरत को देख रहा हूँ। सावला रंग, दरमियाना कद, उम्र यही लगभग 25-26 होगी। पूरा दिन इधर से उधर घूमती फिरती है, नाचती है, गाती है, कभी जूड़ा बनाती है। बीच बीच में उसका संगीत भी चलता रहता है। तभी तो स्टेशन के कुली, हॉकर, यहाँ तक कि चंद बाबू भी एक बार उस पगली पर दृष्टि डाले बिना लौटना पसंद नहीं करते। रात के 11 बजे मैं ड्यूटी से लौटा तो देखा बुकिंग ऑफिस के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सफेद यूनिफॉर्म में रेल के बाबू को अपनी तरफ आते देखकर कुछ गांव वाले मुसाफिर अदब से एक तरफ हट गए, तो मैं भी मौके पर पहुंच गया। मैंने देखा वही औरत हाथ में जूता पकड़े भद्दी भद्दी गालियां बक रही थी। एक कुली ने बताया, अरे बाबूजी, इस औरत का मीमो काटकर हवालात भेज दो, इसने चैटर्जी बाबू को जूता मार दिया है। पगली है बाबू? मैंने उस पगली की ओर उन्मुख होकर पूछा, क्या बात है, क्यों मारा तुमने जूता? क्रोध से उसका मुख तमतमा गया, पेशानी पर पसीने की बूंदें आ गईं। घूरते हुए मुझे देखकर बोली, अरे बाबू, मैंने तो इसे सिर्फ जूता ही मारा है, पिस्तौल होती तो गोली मार देती। तू जानता है, मुझे नोट दिखाता है जैसे मैं मरी जा रही हूं। इसके नोटों के बिना पूरा दिन सिर पर सामान लादे इधर से उधर मारे मारे फिरते हैं और शाम को नोट वाले बन जाते हैं। नोट दिखाने हैं तो घर जाकर अपनी मां बहन को दिखाए। मैंने एकत्रित भीड़ से कहा, क्यों मजमा जमा रखा है तुम लोगों ने यहाँ? जाओ सब अपना अपना काम करो। वो तो पगली है, क्या तुम सब भी पागल हो गए हो? उसे छेड़ोगे तो गाली तो देगी ना, पूजा तो करने से रही। फिर मैंने उसे वहीं काउंटर पर खड़े खड़े ही आवाज दी, ए पगली सुनो। वो धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़कर बोली, पगली तो दुनिया है बाबू, मुझे पुकारना है तो रुक्मणी कहो, रुक्मणी। देखो यहाँ मत फिरो, सामने मसूरी एक्सप्रेस खड़ी है, उसमें बैठकर दिल्ली चली जाओ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं टीटी बाबू को बोल दूंगा। क्यों बैठूं मैं गाड़ी में? क्या मरना है मुझे? कहीं टकरा गई तो? मैं तो हवाई जहाज में भी नहीं बैठूंगी। अब तो वो भी आसमान से सीधे धरती पर गिर जाते हैं, इंसान की लाश का भी पता नहीं चलता। अरे बाबू, मैं तो रॉकेट में बैठकर जाऊंगी, तुझे तो कोई खबर ही नहीं है। तेरी छुक छुक भक भक करती घिसकती पिसकती रेलगाड़ी का जमाना गया। अब तो तू भी इस्तीफा दे दे रेल को। रॉकेट में बैठूंगी और तुझे भी बिठाऊंगी। बैठेगा रॉकेट में? मैंने अपने आप से पूछा, क्या यह वाकई पागल है? रेल के एक्सीडेंट्स से लेकर विमान दुर्घटनाओं का इसे ज्ञान है, रॉकेट को ये जानती है। फिर भला ये पागल कैसे हुई? पगली को दिमाग से हटाकर मैंने काम करना शुरू किया। अगले 3 घंटे तक मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने चैन की सांस ली। तभी मेरे बगल के काउंटर से सेठी साहब ने पुकारा, गोपाल बाबू, पगली क्या कह रही थी? बड़ी हंस हंस कर बातें हो रही थी। सब ठीक तो है? मेरे दिमाग में वही पगली घूम गई। बोला, यार सेठी, मुझे तो वो बिल्कुल भी पागल नहीं लगती। तुरंत जवाब देती है, कहाँ चली गई? नजर आए तो बुलाना। काउंटर की खिड़की से मैं वेटिंग रूम की भीड़ भाड़ में के बीच उसे खोजने लगा। वो मुझे नजर आ गई, किनारे की बेंच पर बैठकर जूड़ा बांध रही थी। मैंने हाथ के इशारे से उसे बुलाया, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। मुंह से आवाज निकलने वाली ही थी, पगली
लेकिन शब्द गले में ही अटक कर रह गए। अचानक मुझे ध्यान आ गया। रुक्मणी, उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, थोड़ा हंसी, फिर धीरे धीरे चलकर काउंटर के पास आ गई। तब तक सेठी भी मेरे पास आकर खड़ा हो गया था। बड़े अंदाज से बालों को झटका देकर उसने पूछा, क्यों बुलाया तुमने बाबू? रात के 2 बज रहे हैं, अभी तक तू इधर उधर घूम रही है। रखा क्या है इस मुसाफिर खाने में? जाकर कहीं और रह। सेठी ने उसे पट कर कहा, अरे बाबू, अगर रात को जागू नहीं, हंसू नहीं, रो नहीं, गाली गलौच न करो, लड़ाई झगड़ा न करो, तो मुझे पागल कौन कहेगा? मैं तो पगली हूं पगली। लेकिन मुझे लगता है, गोपाल बाबू ने कहा, तू जरा भी पागल नहीं है, सब समझती है, जानती भी है। पता नहीं तुझे पागल कहलाना क्यों पसंद है? वो खिलखिला कर हंस दी। तू गलत कहता है बाबू, तेरी दुनिया का हर आदमी मुझे पागल कहता है। आज से नहीं, बचपन से, 3 साल की उम्र से सुनेगा मेरी इस पागलपन की कहानी को। मैंने सहज ढंग से सिर हिलाकर उसकी कहानी सुनने की इच्छा जाहिर की, तो उसने कहना शुरू किया, मैं गरीब माँ बाप के घर पैदा हुई थी। बाप मुंशी के जंगलों में लकड़ियां काटता था। माँ मुंशी के घर बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोंछा करती थी। एक दिन मैंने मचल कर कहा, माँ मुझे भी दौड़ने वाली मोटर चाहिए। माँ ने डांट पट कर चुप करा दिया। फिर एकाएक मेरे सर पर हाथ रखकर स्नेह से बोली, पगली कहीं की। तब मैं 3 साल की थी। अनजाने ही मेरे मन मस्तिष्क में सवाल उपजा, क्या चाबी वाली मोटर मांगने से कोई लड़की पगली हो जाती है? समय गुजरा, माँ का प्यार भरा हाथ सर पर से उठ गया। माँ की जगह मुंशी के घर झाड़ू पोंछा बर्तन मैं करने लगी। एक दिन मुंशी के बेटे को तरह तरह के रंग बिरंगे किताबों के पन्ने पलटते देख मेरे मन में भी अभिलाषा जागी। घर आकर बापू के आगे मचल उठी, मैं भी किताबें पढ़ूंगी बापू, स्कूल जाऊंगी। बापू ने निर्विकार भाव से मेरी ओर देखकर कहा, पगली कहीं की। तब मैंने दोबारा सुना था इस शब्द को। उस समय मैं यही कोई 8 बरस की रही होंगी। मन ही मन बहुत विश्लेषण करना चाहा था। मैंने की, मुंशी का लड़का चाबी वाली मोटर दौड़ा सकता है, रंगीन पन्नों वाली किताबें पढ़ सकता है, उसे कोई पागल क्यों नहीं कहता? फिर मैं ही क्यों पागल? लेकिन आज तक मैं इस पहेली को नहीं सुलझा पाई। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक भेजता है, जिससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो प्लस लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। एक दिन लकड़ी काटते काटते दरख्त से गिरकर मेरा बापू भी चल बसा। उस दिन मैं बहुत रोई। एकाएक मैंने इस शब्द को फिर सुना। मुंशी धर्मचंद मेरे सर पर हाथ फेर कर कह रहे थे, पगली कहीं की, भला कोई इस तरह रोता है? जो चला गया वो तेरे आंसुओं से वापस लौट आएगा क्या? चल उठकर आंसू पोंछ ले और कुछ खा पी ले। तब मैं 13वां बरस पार कर रही थी। मन में सवाल उठा, क्या आकस्मिक रूप से मरे हुए बाप की स्मृति में उसकी इकलौती निस्सहाय गरीब लड़की का रोना भी दुनिया वालों को पागलपन दिखता है? मुंशी धर्मचंद मेरे लिए दयालु सिद्ध हुए। उन्होंने मुझे अपने घर में शरण दी। वहां मुझे खाने पीने, पहनने ओढ़ने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। मैं मन ही मन धर्मचंद की पूजा करने लगी। उनका हुक्का भरती, चाय ले जाती, जूता पॉलिश करती। कभी कभी वो मेरे गाल पर हल्की सी चपत मारकर कहते, अब तो तेरा मन लग गया ना यहाँ? मैं शर्मा कर भाग जाती। एक दिन मेरी यह धारणा एकदम नष्ट हो गई। मुंशी जी ने चाय की प्याली पकड़ते ही मेरी कलाई बहुत जोर से पकड़ ली। मुझे अपनी गोद में धकेलकर, मेरे बालों को सहलाकर मुझे खूब चूमने लगे।
मैंने साफ साफ उनकी आंखों में पाशविक वासना की भूख देखी। अब मैं मुंशी जी से बहुत सावधान रहने लगी थी। जीवन का वो विषाक्त दिन भी आ गया। उस दिन घर में कोई नहीं था। 11 बजे तक मैं घर का काम निपटाती रही। उस दिन थोड़ी सी बुखार की हरारत भी महसूस हो रही थी। निढाल होकर बिना कुछ खाए पिए मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई। धीरे धीरे मेरी आंखें मूंदने लगी और मैं सो गई। एकाएक मुझे लगा मेरे शरीर पर कुछ रेंग रहा है। आंख खोली तो देखा मेरे सामने धर्मचंद खड़ा है। मैंने एक नजर खुद पर डाली। ऐसा लगा जैसे मैं धरती में समा जाऊंगी। वो बर्बर पशु की तरह मुझ पर टूट पड़ा। तिलमिलाकर मैंने सामने रखे कांच के जग को उठाकर उसके सिर पर दे मारा। उसकी पगड़ी सिर से छिटक गई। इधर उधर लहू की कुछ बूंदें गिरी। जल्दी से उठकर मैंने अपने नग्न शरीर को ढका और घर से बाहर निकल आई। उस दिन फिर वो ही शब्द पगली सुना। मेरा चैन समाप्त हो गया। मैं मन ही मन घर से भाग निकलने के अवसर ढूंढने लगी। एक दिन मैं अपना अनिश्चित भविष्य लेकर निकल पड़ी। किसी तरह स्टेशन पहुंची। मैं नहीं जानती कौन सी गाड़ी थी, डब्बा कौन सा था, गाड़ी किधर जा रही थी। बस मैं तो एक झटके से चलती गाड़ी के एक डब्बे में घुस गई। मेरा दम फूल रहा था। मैं बुरी तरफ हाफ रही थी। एकाएक किसी ने मेरी तंद्रा भंग की। यहाँ कैसे आ गई? यह तो फर्स्ट क्लास है। मैंने देखा सफेद खद्दर के वस्त्रों से सुसज्जित व्यक्ति अपने हाथ में पकड़ी मैगजीन उलटता पुलटता हुआ मुझे देख रहा है। मैंने याचना भरी निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, बहुत दुखियारी हूं साहब, मैं जमीन पर बैठकर ही चली जाऊंगी। आंखों से धूप का चश्मा उतारकर उसने गौर से मुझे देखकर पूछा, कहाँ जाना है? मेरा तो कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है। वो मेरा निरीक्षण करता रहा, फिर बोला, अजीब बात है, न कोई पता न ठिकाना, फिर भी तू गाड़ी में बैठ गई। बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी मिलेगा? भूख भी लगी है। मैंने जमीन पर बैठकर पूछा। वो हंसकर बोला, जमीन पर नहीं, यहाँ सीट पर बैठो, मेरे पास सारा डब्बा खाली पड़ा है। उसने पानी की बोतल मुझे पकड़ाते हुए कहा। फिर फलों की टोकरी में से 2 सेब और अंगूर निकालकर बोला, ऐसे नहीं, पहले सीट पर आराम से बैठकर थोड़ा सुस्ता लो, फिर खाओ। सहमते सहमते मैं उसकी गुदगुदी सीट पर बैठ गई। पानी पिया, 1-2 नहीं, पूरे 3 गिलास। फिर फलों पर टूट पड़ी। एकाएक वो मुस्कुरा उठा, जेब से बटुआ निकालकर खोला। मैंने चौंक कर देखा, 100 के इतने नोट। एक 10 का नोट मुझे देकर बोला, इसे पास रख लो, बहुत काम आएगा। कांपते हाथों से जैसे ही मैंने नोट थामा, वो मेरी छातियों पर हाथ फेरने लगा। मुझे उस बाबू में मुंशी धर्मचंद नजर आया। वही नजरें, वही मुख। मैं बेफर कर खड़ी हो गई। वो जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तभी मेरी नजर जंजीर पर गई। मैं जंजीर पर लटक गई। मुझे ऐसा करते देख वो परेशान हो गया। फिर खिड़की के पास आकर बोला, अरे कोई है? गार्ड साहब, जंजीर मैंने खींची है। इस डब्बे में एक पगली घुसाई है, पता नहीं क्या करेगी, इसे निकालिए, सफर करना मुश्किल हो गया है। गॉड और टीटी ने मुझे देखा, फिर हाथ पकड़कर बोला, बाहर निकल पगली, और धक्का मारकर उसने मुझे डब्बे के बाहर निकाल दिया। अरे बाबू, क्या क्या सुनाऊं तुम्हें? 3 वर्ष से 26 वर्ष तक इसी शब्द को सुनती आई हूं। उत्सुकतावश, सहानुभूति से द्रवित होकर मैंने पूछा, आगे सुनाओ, फिर क्या हुआ? फिर उस गाड़ी का टीटी मधुसूदन मुझे मिला।
उसने मुझे पहचान लिया। उसने इशारे से मुझे बुलाकर चाय की प्याली मुझे दी पीने को और मेरी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बोला, तुम्हें सहारा चाहिए रुक्मणी? मैं दूंगा तुम्हें सहारा। फिर होठों ही होठों में बुदबुदाकर बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से अपना घर बसाऊंगा। वो मुझे एक छोटे से कमरे में ले आया। उसने 2 चारपाइयां और बिस्तर जैसे तैसे जुटाए। 4-6 बर्तन भी ले आया। सचमुच उसने मुझे बहुत प्यार किया। हर दूसरे तीसरे दिन वो आता और बढ़िया बढ़िया चीजें लाता। शाम को सैर कराता, कभी सिनेमा ले जाता और फिर बाहों में जकड़कर प्यार करता। स्नेह से बालों पर हाथ फेरता और फिर जल्दी ही आने का वायदा करके काम पर चला जाता। मैं अब पूरी तरह संतुष्ट थी। मेरे मन में अब कहीं कोई अरमान बाकी नहीं था। लेकिन मेरी बदनसीबी देखो। एक दिन ट्रेन के फुटबोर्ड से पांव फिसलकर वो पटरियों के बीचों बीच कटकर इस संसार से विदा हो गया। उसकी विकृत लाश को मैं छू भी नहीं सकी। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी, पर लोग मुझे दुत्कार रहे थे। क्या रिश्ता था तुम्हारा उस मधुसूदन से? मैं चीख कर बोली, मेरा सब कुछ तो यही है। मेरा घर, पति, मेरा सुहाग। मैंने लोगों को कहते हुए सुना, मधुसूदन तो शादीशुदा नहीं था, यह कोई पगली है पगली, हटाओ इसको। और लोगों ने मुझे मार मार कर सच में अलग कर दिया। अंतिम समय में उस पवित्र आत्मा के कटेफटे शरीर को जी भरकर देख भी नहीं सकी थी। एकाएक वो गौर से मुझे देखने लगी, फिर बोली, बाबू तुझे मैंने जो कहानी सुनाई है वो किसी को मत बताना, नहीं तो मुझे कोई भी पागल नहीं कहेगा। यार आज इस पगली ने हमारा अच्छा टाइम पास कर दिया, सेठी कह रहा था। और मैं अन्य मनस्कसा सेठी के समर्थन में हूँ कहता हुआ न जाने किस सोच में पड़ गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।